नमस्कार। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गई है। इस भाषा के बिना आप अपनी लाइफ में या आप दुनिया में बहुत आगे नहीं जा सकते। उसका रीज़न ये है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी, क्लाइंट्स, बिजनेस, ये हर फील्ड में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब इस भाषा से दिक्कत सबसे ज़्यादा जिसे फेस करनी पड़ती है वो उन लोगों को होती है या उन बच्चों को होती है जो वर्नैकुलर मीडियम से पढ़कर आए होते हैं। वर्नैकुलर मीडियम हो गया जिनमें वर्नैकुलर मीडियम का मीनिंग ये है कि रीजनल लैंग्वेज स्कूल होते हैं, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम। तो इंडिया में जो ये दिक्कत फेस होती है इन बच्चों को, वो दिक्कत इनको आगे बढ़ने से बहुत बार रोकती है और उसी को ख़त्म करने के लिए बच्चे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। उसका रीज़न है, उसका भी एक रीज़न है जो इस वीडियो में कवर होगा कि क्यों इंग्लिश कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने के बाद भी काफ़ी बच्चों को रिज़ल्ट्स नहीं आते। देखिए क्या है ना कि जो वर्नैकुलर मीडियम के बच्चे होते हैं उनकी शुरुआत से लेकर 10वीं तक, क्योंकि हमारे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो जो हमेशा चलते आया है वो 1 to लेके 10 का है। फिर 10 के बाद 11-12 आप कॉलेज में पढ़ते हैं। 11-12 के लिए आप दूसरे स्ट्रीम चूज़ करते हैं, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया। फिर उसके बाद आपकी डिग्री वो अलग हो गई। तो 1 से 10 तक, पहली से 10वीं तक जो बच्चा देखता है, पढ़ता है, वो सब कुछ उसी की रीजनल लैंग्वेज में होता है। जिस लैंग्वेज में वो स्कूल पढ़ा रहा है उसी लैंग्वेज में। अगर हिंदी मीडियम है तो क्लासमेट से बात भी हिंदी में करनी है, दोस्ती यारी दोस्तों से बात करना है वो भी हिंदी में है, टीचर से ही बात करना है वो भी हिंदी में है, या अगर मराठी गुजराती मीडियम है तो उसमें है। तो इंग्लिश का तो यूज़ हुआ ही नहीं। जब इंग्लिश का यूज़ नहीं हुआ तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। जब ज़रूरत नहीं पड़ी तो समझ नहीं पाए क्या है। अब जब ये 10th ख़त्म करने के बाद जब ये बच्चे 11th और 12th में जाते हैं, 11th और 12th में इनको दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। 11th में पहली बार जो दिक्कतें फेस करते हैं, एक तो पूरा नया माहौल है, यूनिफॉर्म जा चुके हैं, ड्रेसेस आ चुके हैं, अपने कैजुअल ड्रेस आप पहन सकते हैं। वो सारी एक एनवायरमेंटल चेंज तो होती है, उससे एक्साइटमेंट भी बना रहता है कि चलो एक नई लाइफ मिलेगी। अब वो डिसिप्लिन और नाखून काट के रखो, छोटी चोटी रखो, वो सब नहीं रह जाएगा। बट जो वर्नैकुलर मीडियम से जो बच्चे आते हैं वो अपने आसपास देखते हैं कि चलो ठीक है, बहुत लोगों का ग्रुप है, वो किसी भी ग्रुप में जाके खड़े होंगे, उनमें उस ग्रुप में 7 होंगे तो 7 में से 4 लोग इंग्लिश में ही बात करते होंगे। अब बच्चा कंफ्यूज कि अब क्या, ना समझ में आ रहा है ना बोल पा रहे हैं, तो उनका मोरल डाउन हो जाता है। वो पहले दिन से ही डाउन हो जाता है। और फिर इंग्लिश सब्जेक्ट्स आ गए। इंग्लिश सब्जेक्ट्स को पढ़ना, जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश में होंगे, उन्हें पढ़ना, उन्हें पढ़कर फिर प्रिपेयर कर एग्ज़ाम देना, उसमें एक अलग मेहनत है, एक अलग स्ट्रगल है। और मोरल डाउन हो गया। और बीच सेमेस्टर तक आते आते वर्नैकुलर मीडियम से जो बच्चे होते हैं उन्हें फील होता है कि हमारा करियर, फ्यूचर सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी भाषा है जो हमने ना सीखी है ना पढ़ी है। हाँ, ग्रामर था, बट ग्रामर का इंग्लिश से कुछ खास लेना देना नहीं है। ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज को और डिफ़िकल्ट बनाता है वर्नैकुलर मीडियम बच्चों के लिए। तो मोरल डाउन होते होते क्या होता है कि जो बच्चा अपने स्कूल में 80-90% लगातार लाता था, रैंकर था या रैंकर थी, वो आ जाते हैं सीधे 40 पर, 30 पर, 35 पर, बस पासिंग मार्क ले आते हैं। और वो कहीं ना कहीं मेंटली इफ़ेक्ट भी करता है इंसान को लगने लगता है कि मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं इतनी अच्छी एजुकेशन को पा सकूँ, या मैं उस टैलेंट लेवल पर नहीं हूँ, जो कि गलत है। आपकी गलती नहीं है और गलती किसी की नहीं है, बस ये है कि ये लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट पड़ जाती है आपके लिए। अब उसे पूरी करने के लिए कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं। देखिए, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने में मुझे कभी फ़ायदा नहीं लगा, ये मेरा पर्सनल व्यू है। बाकी आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस जो जेन्युइन है वो तो ठीक है। बहुत सारे ऐसे कोचिंग क्लासेस होते हैं जो वादा करते हैं, आपको एडवर्टीज़मेंट बड़ा सा दिखाएंगे कि 60 डेज़ में लर्न इंग्लिश, 70 डेज़ में स्पोकन इंग्लिश, 30 डेज़ में अमेरिकन स्टाइल इंग्लिश। ऐसा कुछ नहीं होता। अमेरिकन स्टाइल इंग्लिश नहीं होती, अमेरिकन डायलेक्ट इंग्लिश होती है। उनका एक डायलेक्ट होता है, उनका एक लिंगो होता है, वो अलग होता है बस। बट ये जो वादे होते हैं ना, इन वादों के चक्कर में वो क्या करते हैं, 60 दिन की आपसे फ़ीस भरा लेंगे, 30 दिन की फ़ीस भरा लेंगे, और उन 30-60 दिनों में आपको जो एकदम
बेसिक रटाना चाहिए वो रटा देंगे। प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारी चीज़ें दे दे के, एक तो पहली बात तो इतनी बड़ी किताब दे देंगे आपको, आप देख कर ही डर जाएंगे कि ये भाषा एक तो समझ नहीं आती, ऊपर से 350 पेज की किताब है, उसमें भी ग्रामर पे ग्रामर, ग्रामर पे ग्रामर। पढ़ेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे? चलिए कुछ लोग बहुत तीरंदाज होते हैं, वो एक बार उठाते हैं और सोचते हैं नहीं अब मैं पूरी बुक चाट डालूंगा, वो चाट डालते हैं। वो चाट डालने के बाद, पूरी बुक पढ़ लेने के बाद वो और कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। जहाँ शुरू किए थे उससे ही बदतर हालत हो गई। अब क्यों हो गई? हमने तो सोचा था कि इसको पढ़ने से सीख जाएंगे, इसको पढ़ने से मालूम पड़ा कि अरे इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वर्ब है, नाउन है, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री है, पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस, ये सब क्या है? कंप्लीट मैसअप। और उसका रीज़न क्या होता है फिर? 60 दिन के आपके पैसे पानी में गए, आप सीख कुछ नहीं पाए। 60 दिनों के बाद अगर आप फिर से जाके उन्हें बोलेंगे कि सर मुझे नहीं सिखाई, मैं नहीं सीख पाया, मुझे नहीं समझ में आया, बोलेंगे आप 60 दिन तक क्या कर रहे थे, बीच में आपने क्यों नहीं बताया? अरे सर बताया तो था, 3-4 बार बताया, मैंने आपको 3-4 बार क्लासेस भी दी उसकी, फिर भी आप नहीं समझ पाए। फिर आपको बस ध्यान लगा के पढ़ने की ज़रूरत है, ये बोल के आपको हटा देंगे। अगर आपको फिर भी आप विनती कर रहे हैं कि नहीं मुझको वापस सीखना है, आप नेक्स्ट बैच में आ जाइए, फिर से आप फीस भरिए, फिर आपको सिखाया जाएगा। तो इससे तो क्या हुआ, पैसा तो वेस्ट हो गया, सीखे क्या? कुछ नहीं। देखिए इंग्लिश सीखने के लिए ना कई सारे तरीके होते हैं कि एक मिसकंसेप्शन मैं आज क्लियर कर देता हूँ। वर्नाक्युलर मीडियम के बच्चे जो सोचते हैं कि ये तो इंग्लिश मीडियम से आया है, इसे तो इंग्लिश अच्छे से आती होगी। मैं आपको एक मज़े वाली बात बताता हूँ। इंग्लिश मीडियम के बच्चे 70 to 80% इंग्लिश मीडियम के बच्चे स्कूल में कभी इंग्लिश में बात नहीं करते। मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मैं इसका आपको खुद एक उदाहरण हूँ। हम या इंग्लिश मीडियम के बच्चे 70-80% स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उनके बच्चे इंग्लिश में बात नहीं करते हैं स्कूल में, बिल्कुल नहीं करते हैं। टीचर से करते हैं क्योंकि वो बोला जाता है, वो प्रोटोकॉल है, उन्हें करना पड़ेगा। अगर टीचर से बात नहीं करें तो टीचर उनके कैलेंडर में रिमार्क लिख के डाल देगी भाई कि आपका बच्चा इंग्लिश में बात नहीं करता है, उसकी इंग्लिश वीक हो जाएगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं सिर्फ इसलिए कि मार्क्स आ जाए। बट बच्चे आपस में कभी इंग्लिश में बात नहीं करते, वो हिंदी में ही बात करते हैं। तो फिर अब ये बात आती है कि कैसे सीख जाते हैं। वो इसलिए सीख जाते हैं क्योंकि वो इंग्लिश की बेसिक तो सीख चुके हैं। इंग्लिश की बेसिक उनको पहली से 10वीं तक पता चल ही जाती है, पढ़ पढ़ के एग्ज़ाम के लिए रट के काफ़ी इंग्लिश उनको समझ आ जाती है। और उसके बाद वीडियोज़ हो गए, अलग से किताबें हो गई, वो सब पढ़ते पढ़ते कहीं से सुनते सुनते इंसान का दिमाग एब्जॉर्बिंग होता है, एब्जॉर्बिंग नेचर होता है। वो जो सुनता है, जो देखता है, जो समझता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वर्नाक्युलर मीडियम के बच्चे पहली से 10वीं तक बेसिक वही समझ पाए हैं कि क्या है ना, कि इंग्लिश क्या है, ग्रामर क्या है, ग्रामर का बेसिक समझ पाएँ तो उनको दिक्कत होती है। तो इसलिए आप इस मिसकंसेप्शन में मत जिए कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे दिन भर इंग्लिश बोलते हैं तो उनको इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं है। देखिए इंग्लिश आने के लिए आपको कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कोचिंग क्लासेस ही लेना पड़े। उसके कई रास्ते, मैं आपको 3 रास्ते बताऊंगा, जो 3 रास्ते बहुत इफ़ेक्टिव रास्ते हैं। आप इन 3 रास्तों को अपनाइए, आप इन 3 तरीक़ों को अपनी लाइफ में एडजस्ट कीजिए इंग्लिश पढ़ने के लिए, आप इंग्लिश सीख जाएंगे। इंग्लिश की पढ़ाई या इंग्लिश का कोर्स मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको इंग्लिश कैसे समझना है, इंग्लिश आपको आ जाए, ये कैसे होगा। तो सबसे पहला तरीका ये है कि ग्रामर को इंग्लिश से मिक्स मत कीजिए। इंग्लिश लिटरेचर अलग होता है, इंग्लिश ग्रामर अलग होता है। लोगों को लगता है अगर मैं ग्रामर अच्छे से पढ़ लूँगा तो मुझको इंग्लिश आ जाएगी, गलत है। आप कंप्लीट ग्रामर पढ़ने पे जाएंगे, और ये किसी भी आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे से पूछ लीजिए, वो भले से कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलता हो, लेकिन जब आप उससे पूछेंगे ना कि आप पूरा डिटेल में बताइए ग्रामर में वर्ब क्या है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वो बेसिक तो बता ले जाएगा। नाउन, प्रोनाउन, ये सब छोटे मोटे तो सब जानते हैं। नाउन क्या है, नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग, एनीथिंग, ठीक है। बट अगर आप उसको एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब कुछ पूछना शुरू करोगे, उसको नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी इंग्लिश मीडियम का बच्चा पूरा ग्रामर नहीं पढ़ता है। हम ग्रामर को सिर्फ बेसिक तरीके से पढ़ते हैं, और जो उसमें से यूज़फुल है बस वो उठाकर यूज़ कर लेते हैं इंग्लिश में। इसीलिए बोलते हैं ना, इंग्लिश इज़ अ फ़नी लैंग्वेज। वाई इज़ इट अ फ़नी लैंग्वेज? इट इज़ अ फ़नी लैंग्वेज बिकॉज इट देर आर सेवरल वर्ड्स, काफ़ी शब्द होते हैं जो सेम साउंड होता है, सेम सुनाई पड़ते हैं, सेम लिखने में भी आते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग अलग अलग होती है। और वर्नाक्युलर मीडियम के बच्चे यहीं काफ़ी अटक जाते हैं
कि यार यहाँ पे तो ये पैराग्राफ में सर नहीं समझाया था, अब इसमें तो ये इस वर्ड का सेम टाइप का साउंड है बट ये अलग हो गया। एक यहाँ दिक्कत आती है। फिर जब ग्रामर आप पढ़ते हैं, ग्रामर में आप क्या पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, उससे आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ग्रामर मत पढ़िए। आप सोचेंगे मैं पूरी ग्रामर की बुक ले लूँ, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब पढ़ने पे लग जाऊँ, बिल्कुल मत पढ़िए उसमें। आप उसमें पढ़ेंगे, आप सिर्फ ग्रामर पढ़ते ही रह जाएंगे और इंग्लिश कभी नहीं पढ़ पाएंगे, इंग्लिश सीख ही नहीं पाएंगे। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, राइट। एक लैंग्वेज को समझने के लिए उसकी टेक्निकलिटीज़ को बहुत डीप में समझना ज़रूरी नहीं है। आपको बोलना है, आपको कहीं अवार्ड तो जीतना नहीं है। आपको किसी अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है, स्पेलिंग बीज ये सब में जाना हो, तब की बात अलग है। तो आपकी पढ़ाई और आपकी ट्रेनिंग वैसी होनी चाहिए। बट अगर आपको बेसिक लोगों से बात करनी है, 4 लोगों के बीच में आप इंग्लिश बोल सकें, इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें, इंग्लिश में मेल लिख सकें, लेटर्स लिख सकें, उसके लिए आपको ग्रामर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको ग्रामर को समझना है, चाटना नहीं है, क्योंकि ग्रामर बहुत बड़ा है। ग्रामर एक समुद्र है, समझ लीजिए। इंग्लिश लिटरेचर में ग्रामर जो अलग पार्ट है वो एक समुद्र है, पूरा आप नहीं पढ़ पाएंगे, और पढ़ लेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। और तो ग्रामर को सिर्फ बेसिक समझिए। जैसे आप पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस हो गया भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। अब इसमें भी जब आप पढ़ने जाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये सारी चीज़ें, ये सारे कैटेगरीज आ जाती हैं। अब आप उसमें पढ़ने जाएंगे तो आप डेफिनेटली कन्फ्यूज जाएंगे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझने का मेरा एक सिंपल तरीका है, ये हो चुका है, ये हो रहा है, ये होने वाला है, बस इसमें ही जिए। इससे आगे दिमाग मत लगाइए। इससे आगे आप दिमाग लगाएंगे, पढ़ने जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। आप प्रैक्टिकल पे जाइए, धीरे धीरे सुनते, बोलते, समझते आपको मालूम पड़ जाएगा। हो सकता है आपको बाय वर्ड ना पता चले कि पास्ट कंटिन्यूस की बात आप कर रहे हैं, बट आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये थोड़ा अलग है, पास्ट टेंस में है लेकिन इसकी कैटेगरी अलग है। तो आप समझ जाएंगे इसको बोलना कैसे। तो बेसिक पर रहिए ग्रामर के, बहुत ज़्यादा ग्रामर में मत घुस जाइए, आपको इंग्लिश समझने आने लग जाएगी। इंग्लिश लिटरेचर पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सेकंड पार्ट पर आते हैं, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी चाहिए वो ये है कि आप पढ़ना शुरू कीजिए। मेरे साथ जो लोग भी मिलते हैं उन्हें मैं यही सलाह देता हूँ, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है आप किताबें उठाकर पढ़िए, न्यूज़पेपर उठाकर पढ़िए, आर्टिकल उठाकर पढ़िए। कोई नहीं पढ़ता, मेहनत लगती है, कैसे पढ़ेंगे। पढ़ने जाएंगे 1 घंटा 2 घंटा एक बुक में कैसे दे सकते हैं। इतने में तो इंस्टाग्राम में आप कितने सारे पोस्ट देख लेंगे ना। तो वो चीज़ इंसान नहीं करता, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बुक लाइए, 2 टाइप की बुक रखिए, एक सिर्फ इंग्लिश वाली, एक ऐसी बुक लाइए जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का एक ट्रांसलेशन हो या ऐसा कुछ हो। भले से वो बच्चों की किताब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज्ञान होता है। आपको उस बच्चे की किताब से भी आपको अपने पर्पज़ की चीज़ निकालनी है, तो आप लेकर आइए। सिंपल नहीं आपसे पढ़ा जा रहा 100-500 पेज, आप 20 पेज की बुक ले आइए, 30 पेज की बुक ले आइए, आर्टिकल्स ले लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसको पढ़ते रहिए। उससे क्या होगा, 2 चीज़, एक आपकी रीडिंग हैबिट पड़ जाएगी, तीसरी पहले महीने कुछ नहीं समझेगा, दूसरे महीने नहीं समझेगा, आप सोचेंगे यार वेस्ट है, मुझे जो विवेक जी ने तरीका बताया था वेस्ट है। रुकिए, 4 महीने पढ़िए, 5 महीने, 5-6 महीने के बाद आपको जब सेम सेंटेंसेस बार बार दिखने लगेंगे, कहीं ना कहीं सेम वर्ड्स कैसे अलग अलग तरीके से यूज़ हो रहा है, आपका दिमाग उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा कि ये एक वर्ड यहाँ ऐसे यूज़ हुआ था, ये एक वर्ड यहाँ ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इफ़ नॉट कहाँ लगेगा, बट ऑल्सो कहाँ लगेगा, ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे कैच करने लग जाएंगे। तो रीडिंग पर आप ध्यान दीजिए, रीडिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप ऐसे ही लगातार पढ़ते रहेंगे, 6-7 महीने बाद आपकी राइटिंग जो इंग्लिश होती है ना, जो आप राइट करते हैं, और वो ज़रूरी होती है। आप जब कंपनीज़ में काम करेंगे, आप कहीं पर भी काम करेंगे, आपको मेल्स लिखने पड़ते हैं, व्हाट्सएप पर अगर कम्युनिकेशन करना है, किसी हेड से कर रहे हैं, किसी क्लाइंट से कर रहे हैं जो इंग्लिश बोलने वाला क्लाइंट है, तो उससे आपकी बात अच्छी होगी। देखिए, इंग्लिश बोलने से आपका काम अच्छा हो ना हो वो मुझे नहीं पता, बट इंग्लिश बोलने से आपका जो इंप्रेशन है वो एक अच्छा पड़ेगा सामने वाले पर। अगर सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है तो कहीं हमको लगता है इंग्लिश क्यों झाड़ रहा है, हिंदी बात करना। हो सकता है वो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है वो जैसे माहौल में रहा है हमेशा, उसे इंग्लिश ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। फिर जब आप हिंदी का यूज़ करेंगे तो कनेक्शन ना वो बन नहीं पाता। जब आप इंग्लिश का यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो आगे जाके आपसे हिंदी में बात करे, बट उस वक्त जो कनेक्शन बनना चाहिए उस सर्टेन मोमेंट पे जो आपका काम करा देगी वो बन जाएगी। और वो कैसे होगी, आपकी इफ़ेक्टिव राइटिंग से। आपकी राइटिंग स्किल सामने वाला देखेगा, बढ़िया है, अच्छा लिखता है, आपकी बात करने के तरीके से, तो समझ जाएगा कि ये बंदा है, इसके साथ टाइम बिता सकते हैं। वो आपको अपने मन में एक टैग दे देगा, क्लासी इंसान है, क्लासिक इंसान है या क्लासी इंसान है, जैसा भी पकड़ लो उसे। तो पढ़िए, रीड करना बहुत ज़रूरी है, बुक्स लाइए, पढ़ना शुरू कीजिए।
तीसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही एंटरटेनिंग चीज़ है, वो ये है इंग्लिश मूवीज़ देखिए, इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश वीडियोज़ ये सब देखिए, और वो देखिए जिनमें सबटाइटल्स हों। सबटाइटल्स मतलब नीचे लिख के आया करें। इससे क्या होता है पता है? देखिए, ज़्यादातर बच्चे एक तो क्या करते हैं ना, जब इंग्लिश पढ़ते हैं, वर्नाक्युलर मीडियम के बच्चों को आप देखेंगे कि जब इंग्लिश वो पढ़ते हैं या इंग्लिश बोलते हैं तो उनकी इंग्लिश सही होती है। मैंने नोटिस किया उनकी इंग्लिश मैक्सिमम टाइम सही होती है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है ना, सिर्फ वो अ, द, आर ये कहाँ लगाना है ये नहीं पता कर पाते, वो यहीं चूक जाते हैं। आई एम अ बॉय, आई एम द गोइंग, बस देखिए इस सेंटेंस में कुछ गलत नहीं था। आई एम गोइंग, आई एम अ बॉय, आई एम गोइंग, ठीक है। अब जहाँ ये अ और द उल्टा सीधा आपने लगा दिया, बस आपका सेंटेंस ख़राब हो गया। तो आप ये पकड़ लीजिए, आप में कोई गलती नहीं है, आपके पूरे अंडरस्टैंडिंग में गलती नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें जो आप नहीं पकड़ पाए हैं उसमें गलतियाँ हैं, उन्हें सुधारिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जो इंग्लिश बोलते हैं, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो हम इमोशंस का यूज़ करते हैं। खुशी वाली बात तो हम स्माइल लेके बात करते हैं, हंसने वाली बात तो हम हंस के बात करते हैं, उदास वाली बात है तो हम उदास होकर एक उदासियत मुंह पर दिख जाती है। इंग्लिश में भी इमोशंस की वही जगह है जो हिंदी में है। जो वर्नाक्युलर मीडियम से बच्चे होते हैं वो जब इंग्लिश बोलते हैं तो वो इमोशंस उनके चेहरे पे आ नहीं पाते, क्योंकि वो उनका दिमाग, उनका जो ब्रेन है वो ये बिज़ी होता है, ये करने में बिज़ी होता है कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। इतने में सामने लगता है कि यार ये तो ना कंपैशनेट है, ना ये एम्पैथिक है, ना सिंपैथिक है, इसके अंदर ना सिंपैथी है, ना एम्पैथी है, ना कंपैशन है, कुछ नहीं है। उसे क्या पता कि हमारी मशक्क़त क्या है, उसे क्या पता कि हम किस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, ये एक चीज़ होती है। तो इसीलिए इमोशंस बहुत ज़रूरी होती हैं इंग्लिश में। आपके इमोशंस क्या हैं, वो क्या बयान कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो इसीलिए जब आप इंग्लिश वीडियोज़ या इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे सबटाइटल के साथ, तो आप देखेंगे कि वो किस वर्ड पर उनका मुंह कैसे बन रहा है, उदास कहाँ हो रहे हैं, स्माइल कहाँ दे रहे हैं, तो आपको इमोशन समझ में आएंगे। इमोशंस के साथ जब आप वर्ड्स को जोड़ेंगे तो अपने आप धीरे धीरे आपकी इंग्लिश बोलना जो है वो एक सही हो जाएगा। ये 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो इससे करते करते अगर आप कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं तो इसमें और हेल्प करेगी। अगर आप नहीं ले रहे हैं फिर भी आपको कहीं बहुत सारी हेल्प आपको इस तरीके से मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ तरीके हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं या करते आए हैं इंग्लिश बोलने के लिए, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उस पर मैं डिस्कस करूँगा। और हेल्प की ज़रूरत रहेगी तो मैं इसी इंग्लिश को और इजीली कैसे समझना है या इंग्लिश को अपनी लाइफ का पार्ट कैसे बनाना है, इसके ऊपर एक डिस्कशन वीडियो इन द फ्यूचर ज़रूर डालूँगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डालिए। बट इन 3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको इंग्लिश में आप उस लेवल पर नहीं रह जाएंगे जहां आपने स्टार्ट किया होगा। आप डेफिनेटली काफ़ी आगे जाएंगे और ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू।